नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। लंबे वक्त से बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। ऐसे में अब खबर आई है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वे प्रधानमंत्री आवास छोड़कर किसी सेफ प्लेस पर रवाना हो गई हैं। खबरों की माने तो ये सेफ प्लेस भारत है। खबर यह भी है कि इस्तीफे से पहले वे एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ती भीड़ के चलते उन्हें आनन फानन में वहां से निकलना पड़ा। देखिए, बांग्लादेश में ये हिंसक प्रदर्शन लंबे वक्त से चल रहे हैं। वजह है जॉब्स में कोटा सिस्टम। दरअसल वहां 1971 के स्वतंत्रता युद्ध में लड़ने वाले लोगों के सगे संबंधियों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन लागू है। रिजर्वेशन और भी बेसिस पर है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध इसी कैटेगरी को लेकर है। विरोध करने वालों का मानना है कि ये शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के प्रति वफादार लोगों के पक्ष में जाता है। इसी पार्टी ने बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप इस विरोध प्रदर्शन के फ्रंट में है। इस विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश की सरकार द्वारा कई तरह से रोकने की कोशिश की गई, जिसमें इंटरनेट शटडाउन और प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन के दौरान हिंसा का भी आरोप है। इन सब के चलते बात केवल रिजर्वेशन कोटा रिफॉर्म तक ही नहीं रुकी, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने लॉन्ग मार्च टू ढाका नाम के साथ प्रोटेस्ट शुरू किया और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। देखिए, साल 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली को लेकर आंदोलन हुआ। इसके बाद हुए चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत हासिल हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए बर्बर हिंसा का प्रयोग किया गया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में भारत ने भी आक्रमण किया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के साथ सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत कर अपनी हार मान ली। इसी के साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। उन्होंने सेना के कैंटोनमेंट मैदान पर जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दिया। इस तरह बांग्लादेश औपचारिक तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में उभरकर सामने आया। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार से साझा करता है। इसका दक्षिणी हिस्सा बंगाल की खाड़ी से लगता है। शेख हसीना इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और आवामी लीग पार्टी के साथ बांग्लादेश की सत्ता में काबिज हैं। उनके इस्तीफे के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में कई समीकरण बदलेंगे। दरअसल बांग्लादेश में दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। इसकी प्रमुख खालिदा जिया हैं। उनका झुकाव चीन की तरफ माना जाता है। इधर वक्फ बोर्ड फिर से चर्चा में है। इसे लेकर फिर से बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही इसे लेकर विधेयक पेश किया जा सकता है। विधेयक में वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित हो सकते हैं, जिसकी मंजूरी पहले से ही कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड को मिली बेशुमार ताकत पर लगाम लग जाएगी। फिर बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन के अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकेगा। ऐसे में सवाल है कि वक्फ एक्ट क्या है, ये कब बना था, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है और वक्फ क्या है। आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब। देखिए, वक्फ है अरबी भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रखरखाव और उनका प्रबंधन करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ निकाय हैं। निकाय को कानूनी दर्जा देने के लिए 1954 में केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया था। इसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था और इसके लिए कुछ जरूरी प्रावधान करने थे। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्रावधान है। एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। इस परिषद का काम वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना है। आगे 1995 में वक्फ एक्ट को समाप्त कर दिया गया और इसे नए सिरे से पारित किया गया। इसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। फिर 2013 में इसमें बदलाव हुआ। अगर बोर्ड के अधीन संपत्तियों की बात करें तो वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे स्थान पर है। एक डेटा के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह हैं।
दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां थीं। इसकी संपत्तियों को लेकर मौजूदा विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि यह लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक पहुंच गया। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया। हालांकि इस फैसले को तब ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना था। अब वर्तमान में जो बदलाव किए जाने की बात हो रही है, उसे लेकर जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। चूंकि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती हैं, संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके और राजस्व की जांच हो सके। नए बिल में यह प्रावधान भी होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। साथ ही बोर्ड के स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी तय की जाएगी। हर राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल के सदस्य नहीं हैं। इसके अलावा जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है, वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अब तक नहीं है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अब अपील की जा सकेगी। ये प्रावधान भी अब तक नहीं है। एलोन मस्क दुनिया भर में अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। स्पेस से लेकर हेल्थ सेक्टर तक उनके नवाचार बड़ी मशहूर हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने दिमाग के सोचने भर से स्मार्ट कार को ड्राइव कर पा रहे हैं बिना हाथों का प्रयोग किए। वीडियो गेम को केवल दिमाग के सोचने भर से खेल पा रहे हैं। एलोन मस्क का एक प्रोजेक्ट इन सारी कल्पना भरी बातों को हकीकत में बदलने के लिए काम कर रहा है। जनवरी 2023 में खबर आई थी कि एलोन की कंपनी न्यूरालिंक ने एक मरीज के ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट की थी। इस पेशेंट का नाम था नोलैंड अरबाग। नोलैंड अरबाग एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जूझ रहे हैं। उनके गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड है। यह न्यूरालिंक का पहला ह्यूमन ब्रेन चिप इम्प्लांट था। प्रयोग सफल भी रहा। नोलैंड अरबाग अपने दिमाग के जरिए मशीनों से काम करवा रहे हैं। ये वीडियो गेम खेल सकते हैं। उनकी केयर गिवर्स पर निर्भरता कम हुई है। अब खबर आई है कि न्यूरालिंक ने दूसरा ह्यूमन ब्रेन चिप इम्प्लांट किया है। ये इम्प्लांट भी पैरालाइज पेशेंट में ही किया गया है। इसके जरिए पैरालिसिस से जूझ रहे व्यक्ति केवल दिमाग में सोचने भर से मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसी डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। चिप की मदद से न्यूरल सिग्नल को कंप्यूटर या फोन जैसी डिवाइस पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। एक कॉइन के आकार का चिप ब्रेन में रोबोटिक सर्जन के जरिए इम्प्लांट किया जाता है। इस चिप में रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है। इसे वायरलेस तरीके से चार्ज किया जाता है। एलोन मस्क के मुताबिक 2024 में उनकी कंपनी द्वारा 8 और इम्प्लांट किए जाएंगे। आपको बता दें कि 2016 में मस्क ने कुछ वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के साथ मिलकर न्यूरालिंक को स्थापित किया था। इसका मकसद कंप्यूटर और दिमाग के बीच सीधे कम्युनिकेशन करवाना है। इस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद मानव क्षमताओं को सुपरचार्ज करना है। इसके साथ साथ पार्किंसंस जैसे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज करना है। सीधी भाषा में कहें तो इन चिप की मदद से ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकते या बात नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, वे फिर से कुछ हद तक बेहतर जीवन जी सकेंगे। हालांकि मस्क की कंपनी को आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। दरअसल कंपनी ने लैब में जानवरों पर चिप लगाने के परीक्षण किए थे, जिसके लिए कंपनी की खूब आलोचना हुई थी। आरोप है कि कंपनी ने परीक्षण के दौरान 1500 जानवरों की जान ली है। इनमें चूहे, बंदर, सुअर इत्यादि शामिल हैं। इसके चलते कंपनी को यूएसए में जांच का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को नकारा था। लेकिन आपको बता दें कि मस्क की कंपनी अकेली नहीं है जो ब्रेन मशीन या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ब्लैक रॉक और पैराड्रोमिक्स जैसी कंपनीज भी हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। भारत और यूएसए ने स्पेस ज्वाइंट मिशन की घोषणा की है। इसके तहत भारत के अंतरिक्षीय मानव मिशन गगनयान के लिए चुने गए 2 यात्री यूएसए जाएंगे। यूएसए में ट्रेनिंग के बाद इन्हें आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। प्रशांत नायर उनके बैकअप के तौर पर सेलेक्ट किए गए हैं। यहां ध्यान रखिए कि शुभांशु शुक्ला और प्रशांत नायर भारत के मानव मिशन गगनयान के लिए भी चुने गए हैं। ये दोनों गगन यात्री जब यूएसए के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आईएसएस जाएंगे तो इनका एक्सपीरियंस गगनयान मिशन के लिए भी काम आएगा। भारत और यूएसए की तरफ से इसकी घोषणा जून 2023 में ही की गई थी। आईएसएस के लिए इस मिशन को यूएसए स्थित एक निजी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस मिशन को X4 नाम दिया गया है। इस मिशन पर भारत के 2 गगन यात्रियों के अलावा 2 अंतरिक्ष यात्री और शामिल हैं। इस मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल स्पेसएक्स के द्वारा मुहैया कराया जाना है। बता दें कि गगनयान मिशन इसरो का एक बेहद अहम प्रोजेक्ट है। इसके तहत भारत द्वारा अंतरिक्ष में एक मानव मिशन भेजने की तैयारी है।
यदि ये मिशन सफल रहा तो भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, यूएसए और चीन ऐसा कर चुके हैं। इसके लिए इसरो की तरफ से लगातार टेस्टिंग चल रही है। 4 गगन यात्रियों का चुनाव इस मिशन की तैयारियों का ही एक हिस्सा है। देखिए, अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना कोई आसान काम नहीं होता। वहां के क्लाइमेट के मुताबिक ऐसे इक्विपमेंट तैयार करना जिससे इंसानी शरीर सुविधापूर्ण तरीके से रह सके, इसके लिए हर इक्विपमेंट की लगभग रोज लंबे वक्त तक टेस्टिंग की जाती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे, और आज का टर्म ऑफ द डे है ऑटार्की। ऑटार्की एक ग्रीक टर्म है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खुद में सेल्फ सफिशिएंट होना। हिंदी में इसके लिए शब्द है आत्मनिर्भरता। ऑटार्की एक ऐसे राष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो आत्मनिर्भर होते हैं। ये राष्ट्र अपनी जरूरतों के लिए विश्व के अन्य देशों पर न के बराबर निर्भर करते हैं। अगर कोई राष्ट्र पूरी तरह से ऑटार्किक नेशन होगा तो वहां पर क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था में बाहर के देशों के साथ कोई व्यापार नहीं होता। आधुनिक वक्त में शायद ही कोई देश ऐसा हो जो पूरी तरह से ऑटार्की को फॉलो करता हो। वर्तमान में ग्लोबल सप्लाई चेन और वैश्वीकरण दुनिया में इस तरह से काम करता है कि अगर किसी देश पर प्रतिबंध भी आरोपित किए जाएं तो भी पूरी तरह से ऑटार्की की अवधारणा पर खरा नहीं उतरा जा सकता। वर्तमान दुनिया ऑटार्की के विपरीत एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर वैश्वीकृत दुनिया है। आइए, समय है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटार्की को प्रायः आर्थिक आत्मनिर्भरता समझा जाता है। वर्तमान में ऑटार्की देशों के बीच एक प्रचलित अवधारणा है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 18 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए समर्पित एक जोखिम मुक्त योजना है। योजना न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा करने का विकल्प प्रदान करती है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में रूस और पश्चिमी देशों के बीच बंदियों की अदला बदली हुई थी। यह अदला बदली किस देश की मध्यस्थता से संपन्न हुई? तुर्की, इजराइल, जर्मनी या फिर भारत? सही जवाब है विकल्प ए, तुर्की। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अर्घट मध्यकाल में प्रचलित भूमि की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला यंत्र था। सही कथन को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प सी। आइए खबरों की शुरुआत करें। एक शब्द है सर्च इंजन। आपसे पूछा जाए कि सर्च इंजन का एग्जाम्पल बताइए तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका पहला जवाब होगा गूगल। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और सर्च इंजन नहीं है, लेकिन हम सबके दिमाग में सर्च इंजन का नाम सुनते ही गूगल तैरता है। हमारे फोन्स में डिफॉल्ट सर्च इंजन के तौर पर गूगल है। यह सब इसलिए नहीं कि गूगल सर्च इंजन सबसे बेहतरीन सेवाएं देता है, बल्कि इसके लिए गूगल ने मोटी रकम खर्च की है। गूगल ने सर्च इंजन के तौर पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए गैर कानूनी तरीके से काम किया। ऐसा फैसला हाल ही में यूएसए के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया है। 277 पन्नों वाला यह फैसला कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता ने दिया है। देखिए, गूगल एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। यूएसए में ही स्थित अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। गूगल तकनीक के दुनिया के कई उत्पादों में काम करती है, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि। हर कंपनी की तरह गूगल ने भी अपने उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए काम किया, लेकिन गूगल ने इसके लिए कुछ अमेरिकी कानून के मुताबिक इलीगल तरीके भी आजमाए। जैसे कि गूगल ने अकेले 2021 में $26.3 बिलियन सिर्फ इस बात के लिए खर्च किए हैं कि फोन बनाने वाली कंपनीज उसके सर्च इंजन को फोन्स में डिफॉल्ट सर्च इंजन के तौर पर रखें। डिफॉल्ट सर्च इंजन से मतलब है कि आप अपने फोन या कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में कई सर्च इंजन रख सकते हैं, जैसे डक, गो, याहू, बिंग या कोई अन्य सर्च इंजन। ऐसे में जो सर्च इंजन आपके बिना कुछ किए पहले से आपके फोन में मौजूद है उसे डिफॉल्ट सर्च इंजन कहते हैं। कई बार आप फोन से इस सर्च इंजन को डिलीट भी नहीं कर सकते। देखिए, ये कुछ ऐसा है कि आप एक बिस्किट बनाने की कंपनी चलाते हैं। आपने मार्केटिंग के नाम पर अपनी कॉलोनी के सारे जनरल स्टोर को केवल अपने बिस्किट रखने के लिए पैसे दिए। मतलब ये कि वे अपनी शॉप पर केवल आपकी कंपनी के बनाए हुए बिस्किट रखेंगे। अब आपकी कॉलोनी के लोग चाहें तो भी किसी दूसरी कंपनी के बिस्किट्स नहीं खरीद सकते। इस तरह आपने अपनी कॉलोनी में अपनी कंपनी की मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। इसे फेयर कंपटीशन नहीं माना जाता। एक फेयर कंपटीशन तब होता है जब आपके बिस्किट्स के अलावा अन्य कंपनीज के बिस्किट भी खरीदने का विकल्प लोगों के पास हो, लेकिन फिर भी लोग क्वालिटी के चलते आपकी कंपनी के बिस्किट्स खरीदते।
हालांकि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। कल न्यूज एट 9 में मैंने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए बड़े उठापटक की बात की थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर सेफ प्लेस के लिए भारत आ गई हैं। कल इस खबर में मैंने बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया का जिक्र किया था। अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक बांग्लादेश की जेल में बंद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया को रिहा किया जाएगा। गौरतलब है कि खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। इसी के साथ हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को भी रिहा किया जाएगा। इसके अलावा आर्मी के चीफ वकार उज जमान ने अंतरिम सरकार के गठन की बात की है। बांग्लादेशी स्टूडेंट यूनियन के लोग नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की बात कह रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में जन्मे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और बैंकर हैं। उन्होंने 1983 में एक ग्रामीण बैंक का गठन किया था। ये बैंक रुपए 2000 तक के छोटे लोन्स तक मुहैया कराता है। इस बैंक ने बांग्लादेश में कई लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्हें बैंकर टू द पुअर निकनेम भी दिया गया है। माइक्रो फाइनेंस और आर्थिक सशक्तिकरण में बेहतरीन काम के चलते उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इस साल जनवरी में उन्हें लेबर लॉज के उल्लंघन के चलते 6 महीने की जेल हुई। हालांकि वे जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक तौर पर मोटिवेटेड बताया था। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में ऑल पार्टी मीटिंग को संबोधित किया। साथ ही बांग्लादेश के मौजूदा हालातों पर भारत की नजर की बात कही। बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों के लिए सपोर्ट को भी उन्होंने दोहराया है। अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूं। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। हाल ही में स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 नाम की रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट को डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार किया गया है। डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, संबोधि रिसर्च और ग्लोबल डेवलपमेंट इंक्यूबेटर की एक पहल है। रिपोर्ट में 21 राज्यों के 5169 अपॉर्चुनिटी यूथ्स को सर्वे किया गया है। अपॉर्चुनिटी यूथ से मतलब है ऐसे युवाओं से जो या तो रोजगार में हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं, और ये युवा ग्रामीण भारत में 70% की हिस्सेदारी रखते हैं। अंडर एम्प्लॉयड से मतलब है कि वे युवा लो स्किल्ड और लो सैलरीड जॉब में हैं। रिपोर्ट की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में 70 से 85% युवा जो रोजगार में हैं, वे अपनी जॉब बदलने की इच्छा रखते हैं। वे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या फिर ट्रेडिंग जैसा कोई खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं। वहीं 60 से 70% ग्रामीण युवा, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, ये नौकरी के लिए गांव से बाहर नहीं जाना चाहते। रिपोर्ट बताती है कि परंपरागत तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और स्वरोजगार में श्रम बल की बड़ी भागीदारी देखी जाती थी, लेकिन नई पीढ़ी इन दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार हासिल करने की इच्छा नहीं रखती। रिपोर्ट ने बताया कि कृषि की तरफ तो युवाओं का आकर्षण लगभग खत्म होते जा रहा है। वजह है कृषि की कम होती उत्पादकता। रिपोर्ट में कृषि को आकर्षक बनाने के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उच्च गुणवत्ता और कृषि के लिए इनपुट्स मुहैया कराने में मदद करने की जरूरत। आपको बता दें कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति काम की तलाश में हो लेकिन फिर भी काम न हासिल कर सके। बेरोजगारी की सही स्थिति का आकलन करने के लिए बेरोजगारी की दर का आंकड़ा निकाला जाता है। इसके लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में लगे लोगों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। इसमें खुली बेरोजगारी, चक्रीय, घर्षण, संरचनात्मक और संस्थागत बेरोजगारी शामिल है। बांग्लादेश के अलावा अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी इस समय भारी विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू ने प्रदर्शनकारियों से हिंसक विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की है। साथ ही साफ किया है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए, बोला तिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति 2023 में ही बने हैं। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई तरह के आर्थिक सुधार किए, जिनमें से प्रमुख हैं
फ्यूल सब्सिडी को खत्म करना। इसके चलते नाइजीरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई और लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। आपको बता दें कि नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 2050 तक इसकी जनसंख्या 400 मिलियन होने की उम्मीद है। तब यह देश दुनिया में जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। वर्तमान में नाइजीरिया जनसंख्या के मामले में 7वें स्थान पर है। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। यह दक्षिण में बाइट ऑफ बेनिन और बाइट ऑफ बोनी से घिरा हुआ है। ये दोनों गल्फ ऑफ गिनी का हिस्सा हैं। नाइजीरिया अपनी सीमा चाड, कैमरून, नाइजर और बेनिन से साझा करता है। बेनुए और नाइजर नाइजीरिया के 2 प्रमुख नदियां हैं। चाड झील नाइजीरिया और चाड के बीच सीमा बनाती है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, वहीं लागोस प्राइमरी पोर्ट है। ऑयल रिजर्व के मामले में नाइजीरिया दुनिया में 10वें स्थान पर है। यह देश पेट्रोलियम उत्पादक देशों के समूह ओपेक का भी हिस्सा है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है वैश्वीकरण, जिसका सीधा मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेट करना या फिर एकीकृत करना। लेकिन वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये केवल आर्थिक पक्ष तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सभी आयामों पर होता है। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन भारत में किया जा रहा है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औटार्की को प्रायः आर्थिक आत्मनिर्भरता समझा जाता है। वर्तमान में औटार्की देशों के बीच एक प्रचलित अवधारणा है। सही कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प ए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 18 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए समर्पित एक जोखिम मुक्त योजना है। योजना न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा करने का विकल्प प्रदान करती है। सही कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, न तो एक नहीं दो। आइए खबरों की शुरुआत करें। 7 अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक उनकी मौत 7 अगस्त 1941 को हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के मशहूर कवि और साहित्यकार और दार्शनिक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। साल 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे वे साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय विजेता बने। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया भारतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। उनके द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने इस नाइट या फिर सर की उपाधि को लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। 2023 में पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव टैगोर के द्वारा ही की गई थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के अपने अनुभवों का परिणाम था। दरअसल वे बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। स्कूल उन्हें सफोकेटिंग लगता था। उनका मानना था कि स्कूल बच्चों की रचनात्मकता को खत्म कर देते हैं। बड़े होने पर वे एक ऐसे स्कूली सिस्टम को डेवलप करना चाहते थे जहां बच्चे प्रकृति के साथ न केवल अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दें, साथ ही खुश भी रहें। इसी मकसद से उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने विचारों और अद्वितीय लेखन के चलते दुनिया के लिए भारत की आध्यात्मिक विरासत बन गए। भारत और विशेषकर बंगाल के लिए महान जीवंत संस्था बन गए। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2024 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। पूछा गया था कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करें। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल के पवित्र समूह, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर। 2023 में उपरोक्त में से कितनी संपत्तियां शामिल की गईं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। और सही जवाब था इसका विकल्प बी, केवल दो।
हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ रिप्लेसिंग सुक्रोज इन बेवरेजेस विथ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर सुक्रालोज ऑन कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स एमंग एशियन इंडियन एडल्ट्स विथ टाइप 2 डायबिटीज, अ 12-week रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इस स्टडी का क्रक्स ये है कि हम भारतीय जो डेली यूज में टेबल शुगर यानी शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको एक आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रालोज से रिप्लेस कर दिया जाए तो शरीर के ग्लूकोज लेवल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, हालांकि बॉडी वेट बेहतर होता है, ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए, ये स्टडी WHO द्वारा एक चेतावनी के बाद आई है। इस चेतावनी में कहा गया था कि ऐसे लोग जो डायबिटिक नहीं हैं लेकिन वेट कम करने के लिए शक्कर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, उनको हेल्थ पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के लिए चेताया गया था। इस मामले में मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन का स्टेटमेंट सुनिए। उनका कहना है कि भारत में ये स्टडी WHO की चेतावनी से बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। उनके मुताबिक भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले शक्कर के रिप्लेसमेंट के लिए नाम मात्र के लिए स्वीटनर्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वीटनर्स को लेकर कई तरह के मिथ हैं। इस स्टडी से साफ हुआ है कि इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। देखिए, शुगर यानी शक्कर हमारे खाने पीने की चीजों के स्वाद को मीठा बनाती है। केमिकली शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन्हें सैकराइड्स के तौर पर जाना जाता है। सैकराइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड। मोनोसैकराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को रखते हैं, वहीं डाइसैकराइड में सुक्रोज और लैक्टोज शामिल हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में शुगर प्राकृतिक तौर पर मौजूद होता है, जैसे फलों में प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली शुगर को फ्रक्टोज, तो डेयरी उत्पादों में प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली शुगर को लैक्टोज कहते हैं। प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली शुगर से ज्यादा समस्या भी नहीं है। डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है एडेड शुगर, जो फूड प्रोसेसिंग के दौरान या खाना बनाते वक्त ऐड की जाती है, जैसे केक बनाते वक्त ऐड की गई शुगर। ऐसे लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का विकल्प मौजूद है, लेकिन कुछ लोग डायबिटीज न होने पर भी नॉर्मली बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के मकसद से आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। इसी को लेकर WHO ने चेतावनी जारी की थी, जिसे स्टडी में काउंटर किया गया है। राज्यसभा में डिबेट के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कुछ डेटा पेश किया है। डेटा के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पिछले दशक में 165% से ज्यादा बढ़ी है। 2014 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 76.38 गीगावाट थी। 2024 में ये कैपेसिटी बढ़कर 203.1 गीगावाट पर पहुंच गई है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता के मामले में भारत चौथे नंबर पर आ गया है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान है सौर और पवन ऊर्जा का। भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है, तो सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में 5वें नंबर पर। मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत के लिए एक विकल्प भर नहीं है, बल्कि देश के सतत विकास और वृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक जरूरत बन गई है। हालिया पेश हुए बजट में नवीकरणीय ऊर्जा को सरकार ने तय की गई 9 प्राथमिकताओं में भी शामिल किया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को एलोकेटेड फंड भी पिछले साल की तुलना में दोगुना कर दिया गया है। बांग्लादेश, नाइजीरिया के बाद अब यूके से भी भारी विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। यूके में लोग इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासी और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सड़कों पर हैं। राइट विंग के लोग न केवल विरोध दर्ज करा रहे हैं, बल्कि सड़कों पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। दरअसल इन दंगों के भड़कने के पीछे 3 छोटी बच्चियों की हत्या जिम्मेदार है। साउथपोर्ट शहर में एक डांस पार्टी के दौरान 3 छोटी बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। इन हत्याओं का आरोपी पकड़ा जाता उससे पहले ही सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल गई। इंग्लैंड में इसे अफवाह ही बताया जा रहा है। बताया गया कि ये हत्याएं ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा की गई है। इसके बाद से ही लोग शरणार्थियों और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। इस दौरान मस्जिद और शरणार्थियों के होटल्स पर हमला किया गया। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने यूके जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। भारत से आने वाले पर्यटकों को यूके में यात्रा करते समय सतर्क रहने और उचित सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इस संबंध में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है पिंक टैक्स। पहले तो आपको यह क्लियर कर दें कि ऐसा कोई भी टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाता और ना ही किसी अन्य प्रकार का टैक्स होता है, बल्कि ये उस एक्स्ट्रा कीमत को दर्शाता है जो महिला होने की वजह से किसी उत्पाद की खरीदारी पर ली जाती है। मतलब ये कि समान प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी महिलाओं को उस प्रोडक्ट के लिए पुरुषों से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत कंपनियों के जेंडर आधारित भेदभाव को दर्शाती है।
यहाँ पर तुलना समान उत्पादों पर ही की जाती है। यूएसए में तकरीबन 800 ऐसे प्रोडक्ट्स पर रिसर्च की गई। इसमें पाया गया कि महिलाओं के प्रोडक्ट्स पुरुषों के मुकाबले 13% ज्यादा महंगे थे। विश्व आर्थिक मंच ने भी माना है कि पिंक टैक्स महिलाओं पर लंबे वक्त से आर्थिक दबाव बना रहा है, जबकि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम कमाती हैं। आइए अब देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को नील की खेती के विरोध में शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह की याद में मनाया जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गोरा के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय विजेता बने। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें, पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन भारत में किया जा रहा है। सही कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दो। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, इसे चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो, ये ऑप्शन थे। सही जवाब है विकल्प ए, केवल एक। अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। आइए शुरू करें। छत्तीसगढ़ ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। इसकी कवायद बहुत लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं के बाद इस काम को तेजी से किया गया। देखिए, सबसे पहले 2023 में NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। यह संख्या 2014 में 46 के मुकाबले 2022 में 17 हो गई थी। इस कमी को पर्यावरण मंत्रालय ने भी हाईलाइट किया। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में बाघों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने बाघों की कम होती संख्या को लेकर PIL भी दायर की थी। साथ ही NTCA और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को राज्य द्वारा अप्रूवल न मिलने पर आपत्ति जाहिर की गई थी। इन सब के बाद राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला सेंचुरी को मर्ज किया गया है। ये टाइगर रिजर्व मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सुराजपुर और बलरामपुर जिलों में फैला हुआ है। इससे राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देश में एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मौजूद नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। दूसरे नंबर पर है असम स्थित मानस टाइगर रिजर्व। आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के मुताबिक राज्य सरकार ही NTCA की सिफारिश पर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38W में 2 प्रावधान हैं। 38W1 के मुताबिक टाइगर रिजर्व की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये परिवर्तन केवल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सिफारिश पर और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी पर ही किया जा सकता है। वहीं 38W2 के मुताबिक राज्य सरकार किसी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई नहीं कर सकती। ये डी नोटिफिकेशन केवल जनहित में NTCA और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी से ही किया जा सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद फाइनली एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। जैसे कि खबर चल रही थी, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाते हुए अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अभी नई गठित अंतरिम सरकार के कार्यकाल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी प्रमुख के मुताबिक
बहुत जल्द बांग्लादेश में जनजीवन सामान्य हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस फ्रांस से बांग्लादेश आए हैं। बांग्लादेश की राजनीति में अभी 3 वर्ग हैं। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसके विरोध प्रदर्शनों के बाद 15 साल तक सत्ता में रही शेख हसीना को न केवल इस्तीफा देना पड़ा बल्कि देश छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ है आर्मी। तीसरे हैं वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। तीनों की सहमति के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया है। स्टूडेंट्स का ग्रुप बांग्लादेश में मिलिट्री रूल के सख्त खिलाफ था। देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में शेख हसीना को प्रो इंडिया माना जाता है। सेफ प्लेस के लिए भारत आई शेख हसीना ने इस मान्यता को सही भी साबित कर दिया है। अभी बांग्लादेश में मालदीव की तरह ही एंटी इंडिया बयार बहेगी। आपको याद होगा, मालदीव में मोहम्मद मुइजू के सत्ता में आने के बाद एंटी इंडिया माहौल तैयार किया गया था। उस समय भी भारत ने अपनी प्रतिक्रिया सधी हुई रखी थी। बांग्लादेश के मामले में भी भारत को ऐसी ही समझदारी की जरूरत है। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश तो भारत के अलावा बेहद छोटी सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। ये एक चुनौती भी है और रणनीतिक फायदा भी है। भारत को भी बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को सेटल डाउन होने का इंतजार करना चाहिए। साथ ही साझा हितों के लिए बातचीत के द्वार खुले रखने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में भारत के आर्थिक हित भी निहित हैं। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह मालदीव के साथ भारत के रिश्ते सामान्य हुए, वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी आने वाले समय में हो जाएंगे। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5% ही रखी गई है। रेपो रेट से मतलब क्या है? रेपो रेट उस दर से मतलब है इसका जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में लोन देता है। ये अल्पकालिक लोन के लिए होती हैं। वहीं बैंक रेट में आरबीआई दीर्घकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होती है। इन दोनों का ही मकसद बाजार से कैश फ्लो को कम करना और महंगाई को नियंत्रित करना होता है। रेपो रेट में बदलाव न होने के चलते इससे जुड़ी हुई सभी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स में भी बदलाव नहीं होगा, जैसे कि लोन लेने वालों की ईएमआई में वृद्धि नहीं होगी। आपको बता दें, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत केंद्र सरकार एमपीसी का गठन करती है। पहली एमपीसी का गठन हुआ था सितंबर 2016 में। 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और बाकी के 3 सदस्यों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई के मैनेजमेंट से है। 8 अगस्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दरअसल 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव या फिर अगस्त ऑफर पेश किया गया था। दरअसल बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत के समय की। उस वक्त भारत ब्रिटिश आधिपत्य में था। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिन्होंने भारतीयों से बिना विचार विमर्श किए भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र में घोषित कर दिया था। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को युद्ध में धकेले जाने का एकतरफा निर्णय इसे बताया था। इसके बाद कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को अपनी शर्तों पर सहयोग करना चाहती थी। शर्त यह थी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हो। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर लंबे वक्त तक युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए तो भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग जरूरी है। इसी के चलते लिनलिथगो ने यह प्रपोजल दिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और अगस्त प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या में वृद्धि, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता और युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा का गठन समेत भारत को डोमिनियन स्टेटस जैसे प्रावधान शामिल किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उस वक्त तक कांग्रेस केवल डोमिनियन स्टेटस से संतोष न करके पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है मॉलिम। मॉलिम एक नेविगेटर था। यह भारतीय व्यापारिक जहाजों पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र के जरिए वो तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था। इसके जरिए यह डायरेक्शन बताता था जिससे जहाज सही डायरेक्शन में मूव कर पाते थे। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मौजूद नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व को अधिसूचित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई करने की पूर्ण शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को नील की खेती के विरोध में शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह की याद में मनाया जाता है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गोरा के लिए साहित्य का नोबेल मिला। वे साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय विजेता बने। उपर्युक्त में से सही कथनों का चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी, केवल दो। आइए शुरू करें। 9 अगस्त को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से जानते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के स्थानिक आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना है। इस दिन के जरिए उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक योगदान को सम्मानित किया जाता है। 2024 के लिए इस दिन की थीम प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट रखी गई है। इस साल की थीम का मुख्य फोकस दुनिया भर में बसे तकरीबन 200 ऐसे स्थानिक आबादी के समूहों पर है जो अपनी इच्छा से एकांत में रहना चुनते हैं और मुख्य धारा में रह रहे लोगों के साथ नाम भर के कॉन्टैक्ट में हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसी जनजातियां निवास करती हैं। ये लोग बाकी की दुनिया से अलग थलग शिकार और जंगलों में रिसोर्सेज पर सर्वाइव करते हैं। ये समुदाय जानबूझकर खुद को मुख्य धारा से अलग रखते हैं। इन समुदायों के पास अलग थलग होने की अपनी वजहें हैं। जैसे कुछ अपनी स्वायत्तता और पहचान को बचाए रखना चाहते हैं, वहीं कुछ अपनी संस्कृति और भाषा को सहेज कर रखने के चलते लोगों से मेलजोल करने में परहेज करते हैं। इन समुदायों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आइसोलेशन के चलते इन समुदायों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पाता, जिससे आम सी बीमारियां भी बाहरी लोगों के साथ कांटेक्ट में आने से हो सकती हैं। इसके अलावा दुनिया कृषि, पर्यटन और खनन के लिए वनों को साफ करती जा रही है। ये वन इन समुदायों का आवास भर नहीं है, इनका पूरा जीवन ही इन पर डिपेंड है। इन समुदायों के लिए सबसे बड़ा खतरा है कोबाल्ट, लिथियम और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स का खनन, जो कि आधुनिक समाज के सतत विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा की अधिकांश तकनीकों में इन खनिजों की जरूरत होती है। यूएन के मुताबिक इंडिजिनस पॉपुलेशन वैश्विक जनसंख्या में तकरीबन 6.2% की हिस्सेदारी रखती है। वहीं दुनिया के सबसे गरीब लोगों में इनकी हिस्सेदारी 15% के करीब है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की हिस्सेदारी तकरीबन 8.9% की है। दुनिया की 1/3 जनजातीय आबादी भारत में निवास करती है। भारत में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इतिहास में कुछ तारीखें केवल नंबर्स नहीं होती, बल्कि वे एक कहानी, एक मकसद का प्रतीक होती हैं। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का दिन ऐसी ही एक तारीख है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ ला दिया। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स की अगुवाई में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, जिसका मकसद था भारत को एक तरह का सीमित स्वशासन देने का प्रस्ताव। लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जो अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सालाना बैठक हुई और इस बैठक में महात्मा गांधी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया, जो इस आंदोलन का मुख्य आदर्श बन गया। इसके बाद 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आर के तहत ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया, जो जल्द ही पूरे देश में गूंज उठा। इन गिरफ्तारियों के बावजूद आंदोलन रुकने के बजाय और तेज हो गया। लोगों ने अपने स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि पूरे भारत में इस आंदोलन ने एक स्वतः स्फूर्त रूप धारण कर लिया। इस दौरान बंबई, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मद्रास में इसका विशेष प्रभाव देखा गया। इस आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें भी स्थापित की गईं, जैसे कि बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक पश्चिम बंगाल और सतारा महाराष्ट्र। इन जगहों पर लोगों ने अपने स्वयं के प्रशासनिक तंत्र स्थापित कर लिए, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए बड़ी चुनौती साबित हुए। यद्यपि गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की कठोर कार्रवाइयों और बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी के कारण कई जगहों पर हिंसा भी हुई। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक भूमिका निभाई और अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।
अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। दक्षिण चीन सागर मतलब विवादों का दूसरा नाम। चीन इस क्षेत्र में कई देशों के साथ विवादों में उलझा हुआ है। हाल ही में चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक बड़े गैस क्षेत्र की खोज की है, जिसका अनुमानित भंडार है करीब 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा। यह गैस क्षेत्र लिंगशुई 36-1 के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का पहला बड़ा उथला गैस क्षेत्र, अल्ट्रा शैलो गैस फील्ड है, जो डीप वाटर्स में स्थित है। देखिए, यह खोज ऐसे समय में हुई है जब दक्षिण चीन सागर में पहले से ही कई देशों के बीच तनाव चल रहा है। इस क्षेत्र पर चीन के अलावा फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी दावा करते हैं। इस खोज से इन विवादों में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि यह क्षेत्र न केवल तेल और गैस के लिए बल्कि व्यापार मार्गों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस आयातक है। इस तरह के भंडार की खोज उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, लेकिन इस क्षेत्र में तेल और गैस के विकास पर अन्य देशों के दावों के चलते कूटनीतिक और राजनीतिक जोखिम बढ़ सकते हैं। इससे पहले 2014 में भी चीन द्वारा इस क्षेत्र में पार्सल आइलैंड के नजदीक कुछ ऑयल ऑपरेशंस शुरू किए गए थे, जिस पर वियतनाम में खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था। दक्षिण चीन सागर में विवादों के केंद्र में है 9 डैश लाइन। यह एक विवादास्पद सीमा है जिसे चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल करता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो सागर में 9 खंडों के रूप में खींची गई है और इसके भीतर का लगभग 90% क्षेत्र चीन के अधिकार में माना जाता है। इस क्षेत्र में अन्य देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा करते हैं और 9 डैश लाइन के भीतर सारे एरिया पर दावा चीन भी करता है। जापान के दक्षिणी आइलैंड क्यूशू पर 7.1 मैग्नीट्यूड का बड़ा भूकंप आया। इससे कोई बड़ा नुकसान हालांकि नहीं हुआ, लेकिन जापान ने निकट भविष्य में एक बड़े भूकंप की वार्निंग जारी की है। जापान ने साफ किया है कि यह वार्निंग लोगों को अलर्ट रहने के लिए जारी की गई है। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा भूकंप आए ही, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए, जापान भूकंप और सुनामी के लिए एक प्रोन देश है। इसकी वल्नरेबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह देश स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स का बर्थ प्लेस है। सुनामी का अध्ययन भी इसी देश में शुरू हुआ था। हर साल जापान में तकरीबन 1500 के करीब ऐसे भूकंप आते हैं जिन्हें लोगों द्वारा महसूस किया जाता है। दरअसल भूकंप के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, इससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि भूकंप के लिए जिम्मेदार है। मैप में आप जापान की लोकेशन देखेंगे तो पाएंगे कि यह देश इस 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। इसलिए यह देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर कोई ना कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होने की संभावना बनती है। इसके अलावा जापान प्रशांत महासागर में बनने वाली रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिंग ऑफ फायर में दुनिया के 80% सबसे बड़े भूकंप और सुनामी आते हैं। आपको बता दें कि जापान प्रशांत महासागर में स्थित एशियाई कंट्री है। जापान एक द्वीपीय देश है। 4 प्रमुख और कई छोटे द्वीपों को मिलाकर जापान का निर्माण हुआ है। 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम इस तरह है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। क्षेत्रफल की दृष्टि से होन्शु सबसे बड़ा है, इसके बाद होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू का स्थान आता है। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डूम लूप। इस शब्द का प्रयोग आर्थिक क्षेत्र में होता है। डूम लूप से मतलब है एक नकारात्मक आर्थिक कंडीशन दूसरी नकारात्मक आर्थिक कंडीशन को जन्म देती है, जिससे एक तीसरी नेगेटिव कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इससे नेगेटिव कंडीशंस का एक लूप सा बन जाता है, जैसे कि बैंक्स सॉवरेन बॉन्ड्स होल्ड करते हैं और सरकार ऐसी बैंक्स की जमानत देती है। बैंक के डूबने पर सरकार को खतरा रहता है और बैंक्स को सरकार के कमजोर होने पर सॉवरेन बॉन्ड्स पर पड़ने वाले प्रभाव से। इस तरह एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसे डूम लूप कहते हैं। जैसे कि गरीबी के चलते लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर खर्च नहीं कर पाते। शिक्षा के अभाव के चलते आने वाली जनरेशन भी लो वेज जॉब में जा पाती है, यानी कम आमदनी वाले जॉब ही हासिल कर पाती है, जिससे फिर परिवार को कम आय में ही सर्वाइव करना होता है।
इस तरह एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसमें परिवार फंसा रहता है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, न तो एक नहीं दो, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? जैवलिन थ्रो, गोल्फ, शूटिंग या फिर टेबल टेनिस। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल किए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मौजूद नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करना राज्य सरकार का काम है। टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई करने की पूर्ण शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है। उपर्युक्त में से सही कथनों को चुनना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। सही जवाब है विकल्प ए, केवल एक और दो। अगला प्रश्न था, अगस्त प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब है विकल्प बी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर पीडीएफ इसकी रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।